कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं और बॉटनी ऑप्शनल के विषय में जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जो मार्गदर्शन वो अपने स्तर से देना चाहते हैं, ताकि सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो लाभान्वित हो सकें उनके सेशन से। सो आई रिक्वेस्ट दीपक सर टू टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। Thank you so much, ma'am. Thanks to Anjali Kataria, ma'am, and the Progressive Aspirants Forum for providing this platform for preparing GS and optional subjects for civil services exams, especially the Uttar Pradesh Public Service Commission exam. So I'm sharing my slides. मैम स्लाइड्स विजिबल हैं? यस, आपकी स्लाइड्स विजिबल हैं। Okay, ma'am. Ma'am, instruct the operator to kindly instruct the operator कि मेरी slides visible रहे। In last video slides visible नहीं थी। आपकी स्लाइड्स अभी विजिबल आ रही हैं, काफी क्लियर हैं। हाँ 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 मैम, मतलब थ्रू आउट द सेशन, मतलब ये स्लाइड्स ही विजिबल रहे, मतलब Yes, आप इंस्ट्रक्टेड द टेक्निकल असिस्टेंट एंड मैं दोबारा हिमांशु को ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल अनइंटरप्टेड मैनर में ही रहना चाहिए हिमांशु। सो मेक श्योर कि आप इसको स्लाइड्स को थ्रू आउट ये चलती रहें और आगे रिकॉर्डेड जब वीडियो आएगी तो तब भी क्लियर तरीके से ये एस्पिरेंट्स को दिख पाए। Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, Himanshu. Thank you, ma'am. ठीक, I'm going to start the session. Myself Deepak Kumar Singh. I was selected in 2018 UPPCS exam as a Deputy Superintendent of Police. I'm currently posted as a CO Hasanganj in Unnao district of Uttar Pradesh. These are my social media handles through which anyone can connect with me. I will take the I will take the botany optional. Why we should take botany optional? First of all, ये एक साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट जो होती हैं वो बेसिकली एज कंपेयर टू आर्ट सब्जेक्ट्स ज्यादा स्कोरिंग होती हैं। इसका रीजन एक इसका रीजन ये भी होता है कि आप इसमें टू द पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भूमिका नहीं बनानी होती, कोई बैकग्राउंड नहीं देना होता है, किसी भी तरीके का कोई इंट्रो, कोई कंक्लूजन, कुछ भी नहीं देना है। सीधी सीधी टू द पॉइंट आपको बात करनी है, जो पूछा जाए उतना आंसर देना है। और आप इसमें हिट द बुल साई वाला कंसेप्ट होता है बेसिकली। आप जितना अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे आप उतना अच्छा इसमें मार्क्स पा सकते हैं। दूसरी चीज प्रैक्टिकली स्टैटिक है। प्रैक्टिकली स्टैटिक का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट इन सेकंड पेपर, जहां पे बायोटेक नाम का सेक्शन है या फिर जेनेटिक्स नाम का सेक्शन है। कुछ हद तक उसमें आप करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, लेकिन अदरवाइज ये प्योरली एक स्टैटिक पार्ट है। सो आप इसके जो नोट्स बना लोगे, आप इसके जो सिलेबस को तैयार कर लोगे, आपने एक बार कर लिया, बहुत ज्यादा इसे अपडेट करने की जरूरत नहीं होती आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से। जो तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि यू कैन प्रिपेयर आइडियल आंसर्स बिफोर द एग्जाम। आपने सिलेबस उठाया और आपने देखा कि भाई मेरे पास ये सिलेबस में ये कीवर्ड्स हैं, और हमने उन कीवर्ड्स पे पहले से ही आप आंसर्स बना के रखो। बेसिकली अपने नोट्स हैं आप वो आंसर्स के फॉर्म में ही बनाओ। और लास्ट में मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी मैंने पिक्स रखी हुई हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप उसको देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो आपने पहले से रेडी करो। अगर 15 मार्कर आएगा तो क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, वो पहले से रेडी करके रखो। ये एग्जाम में जाके नहीं सोचना है। अगर आपका क्रोमोसोम पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 10 मार्कर है तो कितना लिखोगे, और 15 मार्कर अगर आ गया तो कितना लिखोगे, ये पहले से रेडी होना चाहिए। ये एग्जाम में जाकर नहीं डिसाइड करना है। तो ये एक अच्छी चीज होती है इसमें। चौथी जो चीज है, स्कोर थ्रू आउटलाइंस। आउटलाइंस का मतलब होता है समटाइम्स अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हो, लेट सपोज आपसे क्वेश्चन आ गया एगेरिकस के ऊपर। एगेरिकस एक फंगी है, या एस्परजिलस के ऊपर जो कि एक फंगी है, तो कोई इशू नहीं। अगर आप एस्परजिलस के बारे में बिल्कुल क्लियर कट अगर नहीं याद आ रहा है आपको,
देन आप फंगी के बारे में लिख सकते हो, एटलीस्ट आपको फंगी के कैरेक्टर्स तो पता है, तो आप फंगी के कुछ कैरेक्टर्स दो, आप एक आइडियल फंगी का डायग्राम बना दो, आप एक आइडियल फंगी की आउटलाइन दे दो, आप एक आइडियल फंजाई की लाइफ साइकिल बना दो, आप एक आइडियल फंजाई का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम बना दो। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं आता तो आप बिल्कुल उसको छोड़ दोगे, आप उसके आउटलाइन के बारे में जरूर लिख सकते हो। अगर आपसे साइकस के बारे में पूछा गया तो मान सकता हूँ हो सकता है साइकस एट द मोमेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें न याद आ रही हो, डोंट वरी, आप कम से कम जिम्नोस्पर्म के बारे में जितना जानते हो, क्योंकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो आप जिम्नोस्पर्म के बारे में जितना जानते हो एटलीस्ट उतना लिख दो, उसके अच्छे डायग्राम्स बना दो। तो इसका यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट या बॉटनी लेने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप आउटलाइंस के थ्रू एक जनरलाइज्ड वे में भी लिख से उतने मार्क्स नहीं पाओगे जितने आप स्पेसिफिक लिखते हैं, बट नो डाउट आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको 2 या 3 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। स्पेसिफिक लिखते हो तो नो डाउट यू कैन स्कोर 6 to 7 मार्क्स, बट एटलीस्ट 2-3 मार्क्स तो आप पाओगे, जीरो नहीं होगा एटलीस्ट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉटनी ऑप्शनल उन्हीं को लेना चाहिए जिनका ग्रेजुएशन में अगर कहीं ना कहीं उन्होंने साइंस को, स्पेशली बॉटनी या जूलॉजी को अगर अपना सब्जेक्ट रखा हुआ है, मास्टर्स में भी रखा है, तो इस तरीके की चीजें तभी लेना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम एक बॉटनी के साथ ये भी है कि थोड़ा सा सिलेबस वाइड है, बट जिनके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर रखा है, उनके लिए बॉटनी एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। और जिनकी ड्राइंग्स अच्छी होती हैं, जो अच्छे डायग्राम्स बना सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कारगर सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। In 2018 exam, I got 307 marks out of 400 in botany. First paper in 129 in first paper and 178 in second paper. So अच्छे marks मिल गए थे मुझे। And one important thing कि आपका जो एक हिसाब किताब जो होना चाहिए इसके प्रिपरेशन का, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आप पूरा सिलेबस देखो, सिलेबस में आपको सारे कीवर्ड्स को ही तैयार करना है, और वो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, 2018 से ही आपका जो ऑप्शनल है वो पहले जो ऑप्शनल होते थे, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, काफी कुछ पैटर्न अलग था। 2018 से जो यूपी पीसीएस का मेंस है वो कंप्लीटली अलग हो चुका है, बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे, यूपीएससी के सिलेबस पे जा चुका है। सो अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिर्फ एक है, और वो 400 मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स फर्स्ट पेपर एंड 200 मार्क्स सेकंड पेपर। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको बहुत पीछे के नहीं देखने हैं, सिर्फ 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लो 2018 ऑनवर्ड्स, आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो आप मतलब टेलीग्राम पे मैं धीरे धीरे इसमें कुछ कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और कुछ टेलीग्राम पे भी गाइड करता रहूंगा, तो इसमें कुछ भी जरूरत होगी तो आई विल प्रोवाइड द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 इयर्स। और उसके अलावा आपका सिल्पी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बॉटनी की बुक आती है, सिल्पी पब्लिकेशन, वो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो आपका जो तैयारी का पैटर्न होगा वो यही होगा, सिलेबस में कीवर्ड्स को आपने देखा, प्रीवियस क्वेश्चन से आपने उसको मैच किया, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो कहीं और से नहीं आ रहे, सिर्फ आपके सिलेबस में ही वो कहीं ना कहीं मेंशन है, आपको डिकोड करने की जरूरत है। आपने सारी चीजें की, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स चाहिए, बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे मत जाइएगा, हार्डली 2 से 3-4 रेफरेंस बुक्स हैं, और आप उन्हीं रेफरेंस बुक्स से काम भर की चीजें आपको निकालनी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेक्टिव टॉपिक्स आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आप उसमें से अपने हैंड रिटन नोट्स निकालेंगे। इंटरनेट की हेल्प आपको कई जगहों पे लेनी है। अच्छे जो आपके डायग्राम्स हैं, आप बुक्स उठाओगे तो आप एक चीज देखोगे, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप देखोगे बड़ा टिपिकल कई सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, जो कि आपको लगेगा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वो टिपिकल डायग्राम्स बना पाओ। तो आपको सम स्केच डायग्राम्स की जरूरत होगी, छोटे डायग्राम्स की जरूरत होती है, कि जो आप उसको पूरा समराइज भी कर सको टॉपिक को, और वो बहुत हेक्टिक ना हो, इतना टाइम ना ले ले आपके एग्जाम में। तो इसलिए आपको इंटरनेट की हेल्प हमेशा लेते रहनी है, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करो गूगल पे, इमेजेस में जाओ, और जो अच्छा स्केच डायग्राम मिले उसको अपनी नोट्स में ड्रा कर लो। तो खुद के अपने ओन हैंड रिटन नोट्स आप कोशिश करो बनाओ, डिजिटल नोट्स भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बनाओ। आईपैड पे आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, लास्ट 5 इयर्स जो भी क्वेश्चंस है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। यकीन मानो, आप अगर आपके 20 क्वेश्चंस अगर आपके ऑप्शनल में बॉटनी में अगर आते हैं, पेपर 1 में भी और फिर पेपर 2 में भी 20, तो अगर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन लास्ट के 5 ईयर से कम आपको 14 से 15 क्वेश्चन तो आपके लास्ट के 5 ईयर से ही होंगे।
बहुत ज्यादा रेपिटेशन है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन होता है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस द सिलेबस। ठीक है, थोड़ा वाइड सिलेबस है बट ठीक है, जिसके पास अच्छा बैकग्राउंड है वो इसको इजिली कवर कर सकता है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोजेनेसिस, ये कुछ टॉपिक्स हैं। एक इकोनॉमिक बॉटनी भी है जो कि सिलेबस में बेसिकली पेपर 2 में लिखा होता है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस है वो पेपर 1 में आते हैं ना कि 2 में। तो वो पेपर 2 में है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे उसको। माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए आपका जो सोर्स होगा, कोई भी ग्रेजुएशन की बुक ले लो, आप जो भी पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता। सिंह पांडे जैन जो सबसे ज्यादा कॉमन लोग पढ़ते हैं, वो आप सिंह पांडे जैन ले सकते हो, तो आप कोई भी ले सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से एक वर्ड दे दिया, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसको डिकोड करना है कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में क्या क्या हो सकता है। तो इसका डिकोड करके एक सिलेबस मैंने एक जगह लिखा हुआ है, वो आई विल प्रोवाइड दैट थिंग। तो आपका इसमें क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ गया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, प्रियन, वायराइड, विरियन, ये सब माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के पार्ट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपने बैक्टीरिया पकड़ा, इस पे एक अच्छा सा कॉमन सा बिल्कुल डायग्राम बना लो, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, कॉमन डायग्राम, उसकी सेल वॉल से ले उसका सेल्यूलर जो डायग्राम है वो बना लिया आपने अच्छा सा। और डायग्राम बनाने के बाद आप बैक्टीरिया के बारे में 4-5 पॉइंट लिख लो। क्या होंगे 4-5 पॉइंट? लाइक आप उसकी मॉर्फोलॉजी, कि भाई इसका साइज और शेप ऐसा होता है। फिर आपने उसके बारे में बता दिया कि इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी है, वो बता दिया आपने। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात कर लिया। फिर आपने इसके बारे में रिप्रोडक्शन पार्ट पे पहुंच गए। रिप्रोडक्शन में आपने बता दिया कि सेक्सुअली कैसे होता है, भाई ये फ्रेगमेंटेशन होता है कि बडिंग होती है। सेक्सुअल पे चले गए तो सेक्सुअल में आप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इन सब की आपने बात कर ली। तो बेसिक आपके पास बैक्टीरिया से रिलेटेड कॉमन पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। अब इसमें अगर बैक्टीरियोफाज पूछा तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन 2-4 इसकी बैक्टीरिया की देते हुए आप बैक्टीरियोफाज की लाइस्टिक और लाइसोजेनिक साइकिल की बात कर लोगे। टीएमवी के बारे में पूछा, विच इज टोबैको मोजेक वायरस, तो आप इसमें वायरस पे आपने जो इसी तरीके से वायरस पे आपने नोट्स तैयार किया, एज सच आप उसको बिल्कुल वहां पे एक अच्छा सा डायग्राम देते हुए कॉमन पॉइंट्स दे दो। फिर आप उसके बाद टीएमवी से स्पेसिफिक कुछ जो बातें हैं कि हाँ वो एक टोबैको में ऐसी डिजीज कॉज करता है, उसकी ये पैथोजेनिक साइकिल होती है, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? पूरा का पूरा फंजाई ही है, बस अंतर क्या है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और एक दो और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। तो बेसिकली पूरा फंजाई की तरह चलेगा, बस माइकोप्लाज्मा का आपने थोड़ा सा अलग से सेल वॉल नहीं होती, 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स बता दिए। अच्छा, एक अच्छा सा डायग्राम आपने दे दिया, एक अच्छा एग्जांपल दे दिया जो कि सभी को पता है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा जो प्लांट्स में पाया जाने वाला माइक्रोप्लाज्मा है, उसके बारे में बता दिया। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को ब्रेक डाउन करते चलना है और सभी टॉपिक्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे जितने मेंशन है आपके पास 1 और 2 पेजेस के नोट्स आपके पास होने चाहिए A4 शीट पे, so that you can add or subtract something from that notes। ठीक, उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आपको ना दिखे, हर एक साल ये क्वेश्चन जरूर आता है, प्रोवाइडेड कभी उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होगा, कभी इंडस्ट्री में, कभी मेडिसिन में, कभी इन्वायरमेंट में। अगर एग्रीकल्चर में आ रहा है तो आपको उसमें जितनी भी चीजें याद आ रही हैं आपको इसको पूरा लिखना है। बायोपेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, और ये सारी चीजें आपको सिंह पांडे जैन की बुक में या किसी भी ग्रेजुएशन लेवल बुक में मिल जाएंगे। लेकिन इसको आपको एक पेज पे बना के रखना है कि एग्रीकल्चर पे 7-8 पॉइंट्स बना लिया, इंडस्ट्री में आपने 7-8 पॉइंट्स बना लिया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे बियर इंडस्ट्री, लिकर की इंडस्ट्री हो गई, मेडिसिनल इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा आपके जो आपके टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है। फूड इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने से लेके बेकरी में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का, वो आपने जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपका डेयरी इंडस्ट्री। तो जितनी इस तरह की चीजें आपको नोट डाउन कर लो, और एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पे हमेशा एग्जांपल्स जरूर कोट करने हैं। आप एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे हो तो ये नहीं कि हवा हवा में नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख दिया और कुछ नहीं, उसमें आपको ऐड करना है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या क्या है। एग्रीकल्चर में हमारे पास बेसिकली नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोबैक्टर हो गया, उसके बाद आपके पास रहा राइजोबियम हो गया। तो ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स आप देते चलो, आप एग्जांपल्स देते रहोगे तो एक वो अच्छा लगेगा, लाइक आप एग्जांपल्स देते रहेंगे तो आपका जो वैल्यू एडिशन मिलेगा आपके आंसर्स को।
नेक्स्ट इज मेडिसिन। तो मेडिसिन में आपने वैक्सीन बता दिया, मेडिसिन में आपने इस समय वैक्सीन का इतना ज्यादा चलन हुआ था कोविड की वजह से, तो वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके बाद आपसे एंटीबायोटिक्स सारी किससे बनती है, सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट बैक्टीरिया से ही बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनती है, पेनिसिलिन है तो पेनिसिलियम से बनती है। तो इस तरीके से अच्छे एग्जांपल्स कोट करते चलना। एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट में आपके पास अच्छे टॉपिक्स हैं जो बायो रेमेडिएशन, फैक्टर रेमेडिएशन। इस पे आपने 10 मार्क्स के अच्छे नोट्स आपने बना लें। जो भी नोट्स बनाना उसका पर्पस सिंपल होना चाहिए कि हमको एग्जाम में लिखना है, उस पर पीएचडी का पर्पस नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया कहीं से कट पेस्ट करके उठा के और खूब सारा कंटेंट भर दिया। ऐसा मत करना। आप कंटेंट खुद जितना है उसको पढ़ना और उसमें से काम के पॉइंट्स ले जाके पॉइंट वाइज बिल्कुल अपने नोट्स में रख लें। सेकेंड आपका एक बड़ा सेक्शन है प्लांट पैथोलॉजी। यहां से हर साल आपको कम से कम 2 से 3 डिजीज तो आपको पक्का आनी है, मतलब 30 to 40 मार्क्स तो सिर्फ प्लांट पैथो देता है। और वो 2-3 डिजीज बिल्कुल मोनोटोनस है। आपको उसमें सिंपल क्या रखना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, सिंपल उन डिजीजेस, जैसे कुछ डिजीज के इन्होंने नाम भी दे रखा है, इनको तो पूरा कर ही लो, इसके अलावा और कुछ डिजीज होती है। तो आपको इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि जब भी आपसे कोई डिजीज पूछी जाए आपको उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। लाइक लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं याद है। वो आपको कम से कम 25 से 30 डिजीजेस के आपको रटे होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जब आप रट के रखोगे, तो जब आप इस तरीके से सारी डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म रट लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सारे डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म रट लिए। दूसरा काम आप ये करना कि आपको जितने सिम्टम होते हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मट, ब्लाइट, रॉट, अर्गॉट, गल, विल्ट, these are the symptoms of plant diseases। तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट आपकी जब मीनिंग पता होगी तो आपसे कोई भी लेट ब्लाइट पोटैटो बोला, आपने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लिखा और बाकी कहानी मैक्सिमम सेम रहेगी। अर्ली ब्लाइट पोटैटो लिखा, आ गया डिजीज तो आपने लिखा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बदल गया, बस अल्टरनेरिया सोलानी। उसके अलावा आपकी पूरी कहानी मोस्टली सेम होगी क्योंकि ब्लाइट ही तो है, चाहे वो लेट ब्लाइट और बस इससे कॉजल ऑर्गेनिज्म बदलता है, जो फंगी है जो कॉज करता है वो बदलता है। बाकी मैक्सिमम सिम्टम सिम्टम नहीं बदलेगा। ब्लाइट है तो वो अर्ली हो या लेट, सिम्टम सेम रहेगा। सेम स्मट ऑफ बार्ले पूछे, स्मट ऑफ ज्वार पूछे, स्मट ऑफ व्हीट पूछे, स्मट ऑफ राइस पूछे, कुछ भी पूछे, स्मट का सिम्टम सेम रहेगा। तो आपको सारे सिम्टम्स अलग अलग चीजों के रखने हैं। उसके बाद 25 से 30 डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म रखने हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे और एक फर्रा बना लो, एक पन्ने पे इसको लिख के रख लो सारे डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म, और इसको हर वीक में एक बार या 2 बार इसको ऐसे ही पलट लो। बस मुझे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट अपना देख लो, ऐसा डर जाओगे कि बस आपको कोई बोलेगा और फट से आप उसका तुरंत कॉजल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बता सकते हो। तो आपने सिम्टम रट लिया, कॉजल ऑर्गेनिज्म रट लिया। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो लाइफ साइकिल आती है। तो जो लाइफ साइकिल है वो मोस्टली फंजाई की लाइफ साइकिल होती है, जिसे हम डिजीज साइकिल बोलते हैं। तो डिजीज साइकिल क्या है, बेसिकली यही है कि फंजाई किस तरीके से ग्रो करेगा, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करेगा और कितने टाइम में वो सिम्टम कॉज कर देगा। तो जो फंजाई है, जैसे यहाँ पे अल्टरनेरिया सोलेनी है या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, तो ये किस तरीके की लाइफ साइकिल शो करते हैं उसको आपको डिजीज साइकिल कैटेगरी में लिखना है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंट्रोल। आप इस डिजीज को कंट्रोल कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे एक, आई थिंक ये रहा, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस एक अलग से टॉपिक ही है। तो आपने कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस में 2 और 3 पेजेस के अच्छे से नोट्स आप बना लेना। ठीक है, आप सारी चीजों के, इन सभी चीजों के अच्छे और बेहतर हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी मेरे पास बने हैं, आई विल प्रोवाइड इट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि कंट्रोल पे एक अच्छा 2-3 पेज का नोट्स बना लिया और बस उन्हीं 2-3 पेजेस के नोट्स में से सेलेक्टिव चीजों को आप पर्टिकुलर किसी भी डिजीज में अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप ऐसे समराइज करो कि जब भी आपसे कोई डिजीज पूछी जाएगी आप सबसे पहले उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दोगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म देने के बाद सिम्टम बताओगे, सिम्टम बताने के बाद उसकी डिजीज साइकिल, और लास्ट में आप कंट्रोल बता दोगे। कंट्रोल में आपका
कुछ कॉमन पॉइंट्स आप लिख के रख लो। मैं आपको जब हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप देखना कुछ कॉमन पॉइंट्स हमेशा होते हैं, जैसे प्लांट क्वारंटीन, ये कोई बताने की चीज नहीं, कॉमन पॉइंट है, ये आप किसी भी डिजीज में लिख सकते हो, ठीक है। यूज डिजीज फ्री सीड्स, ये कॉमन पॉइंट है, ये कहीं भी लिख लो, बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अलग से किसी डिजीज में, ऐसा नहीं कि इस डिजीज में काम करेगा और दूसरी डिजीज में पॉइंट काम नहीं करेगा, ये सभी डिजीज के कॉमन पॉइंट। तो 3-4 कॉमन पॉइंट्स लिखना और 1-2 स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। बॉडीज मिक्सचर, बर्गंडी मिक्सचर, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आप कॉमनली कहीं भी यूज कर सकते हैं। सल्फर स्प्रे, जब भी ब्लाइट की कहीं पे भी डिजीज हो तो आपको सल्फर स्प्रे तो ऐसे ही लिख देना है, तुरंत सल्फर स्प्रे यूज किया जाता है। तो ये आपको रटते रटते ये सब रिकॉल हो जाएंगे काफी हद तक, ठीक। नेक्स्ट, प्लांट डाइवर्सिटी, ये लिखने में बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसके अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके लिए कॉमन, इसके लिए आप चाहो तो ग्रेजुएशन की सिंह पांडे जैन पढ़ लो, या फिर आप PR वशिष्ठा की बुक्स आती हैं वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करना। आपको बिल्कुल क्लियर कट 2 पॉइंट में बात बताता हूँ जो आपको पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका एल्गी के साथ, या लेट सपोज फंजाई के साथ। तो फंजाई में आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ कॉमन उसके पॉइंट्स रट लो, कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के, कि वो कैसा दिखता है, कहाँ पाए जाते हैं फंजाई बेसिकली, ठीक है। तो ये काफी हद तक सिमिलर है जैसे एल्गी, तो एल्गी में आप मॉइस्ट प्लेसेस लिख दो, ब्रायोफाइटा में मॉइस्ट प्लेसेस लिख दो, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। इनका बिहेवियर कैसा होता है, कोई ट्री है, श्रब है, हर्ब है, वो आपने रट लिया। फिर इनका रिप्रोडक्शन आपने रट लिया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो आप कॉमन पॉइंट्स रटो फंजाई, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो के। जब आप ये पढ़ लो तो अब आप फंजाई के अंदर घुसना। आप एक एक जीनस कभी तैयार नहीं कर सकते, ये किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के बस का नहीं है कि एक एक जीनस रट लो। तो आपको क्या करना है, आप फंजाई ऑलरेडी बटा हुआ है 3-4 ग्रुप्स में, जाइगोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके ग्रुप्स बटे, आपको क्या करना है, जाइगोमाइकोटा के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आप रट लो 4 to 5, और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स रटने के बाद उसके 2-3 एग्जांपल्स रट लो कि अच्छा म्यूकर जाइगोमाइकोटा का एग्जांपल है क्या, एस्कोमाइकोटा आपने पढ़ा तो आप इसमें रट लो कि हाँ पक्सीनिया इसमें आता है कि नहीं, एस्परजिलस इसमें आता है, एस्को है कि बेसिडियो, ये आप रट के रखो। अब जैसे ही आपसे मान लेट सपोज पक्सीनिया जीनस के ऊपर आ गया क्वेश्चन, तो अब आप क्या करोगे, उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाओगे। नो डाउट पक्सीनिया का आपको उतना अच्छा डायग्राम नहीं याद आएगा, लेकिन आप एक जनरल फंजाई किस तरीके की दिखती है वो एक अच्छा डायग्राम बनाओगे, जिसमें आप क्लियर कट बताओगे कि इसमें किसी भी तरीके का रूट, स्टेम, लीफ, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसकी एक सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है, ये आप दिखा दोगे। तो इस तरीके से कॉमन डायग्राम आप बनाओगे। कॉमन डायग्राम बनाने के बाद आप पक्सीनिया अगर बेसिडियो का मेंबर है तो आप बेसिडियो के वो 4-5 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आप वहां पे लिख दो। तो इसके बाद आपने उसका बेसिडियो का एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने दे दिया, और लास्ट में 2-3 पॉइंट इकोनॉमिक बॉटनी के आप दे सकते हो अगर आपको याद आ रहे हो तो। जैसे अगर पक्सीनिया है तो आप जरूर जिक्र करो कि पक्सीनिया कौन सी डिजीज कॉज करता है। अगर आपसे एस्परजिलस पूछा गया तो आप जरूर बताओ कि एस्परजिलस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में। अगर आपसे पेनिसिलियम पूछा गया तो आप बताओ कि पेनिसिलिन उससे बनती है, मतलब कंक्लूड करो लास्ट में 1-2 अच्छे इकोनॉमिक बॉटनी या फिर पैथोलॉजी के पॉइंट से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो इससे आपका काम कैसे कम हो जाता है, फंजाई में जहां आपको कम से कम 10 से 15 जीनस रटने पड़ते, वहां पे आपका सिर्फ 3 या 4 ग्रुप्स हैं। आपको 3 और 4 ग्रुप्स को ही बस अगर ठीक से रट लो और उसके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स रट लो तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह एल्गी में गिन चुन के बस 3 या 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। एक है आपका साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, और बेसिलेरियोफाइसी, एंड एक इंपॉर्टेंट है फियोफाइसी विच इज ब्राउन एल्गी। अब ये 3-4 पार्ट में बांट लो। अब आपसे बेटर को स्पर्मम पूछे, आपको याद है कि ये तो रेड एल्गी है, रेड एल्गी वाले पॉइंट्स लिख दो। आपसे कोई क्लोरेला पूछे, आपको याद है कि ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी वाले पॉइंट्स लिख दो। इस तरीके से आप यहाँ पे भी 10 से 15 जीनस को सिर्फ 4 ग्रुप में बांट सकते हो। ऑलरेडी बटा हुआ, हमें बांटना नहीं, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करोगे खिचड़ी बन जाएगी, इतने 10-15 जीनस की कुछ याद नहीं रहेगा लास्ट मोमेंट में। तो इससे बेहतर है कि स्मार्ट वर्क करो,
3 से 4 हर एक के अंदर बस 3 से 4 कैटेगरी में ऑलरेडी बटा हुआ है, क्लासिफिकेशन है, हमको बस उसको रटना है। जैसे आप ब्रायो में जाते हो तो ब्रायो में ऑलरेडी बटा हुआ है, फर्न्स अलग बटे हैं, मॉसेस अलग बटे हैं, लीवरवर्ट्स अलग बटे हैं, ये बटा हुआ है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। बस हमको इतना रटना है कि मॉस का एग्जाम्पल क्या क्या है, मॉस का एग्जाम्पल क्या है, बस ये आप रट लो। अगर आपसे कोई स्फेगनम पूछे तो तुरंत याद रहना चाहिए कि यार ये तो मॉस है, अगर ये मॉस है तो हमें मॉस वाले सारे कैरेक्टर्स इसमें डाल देने हैं। तो आप इस तरीके से 8 से 10 जीनस को 3 जीनस में ले आओगे ब्रायोफाइटा को, सिर्फ 3 कैटेगरीज में। उसी तरीके से आप टेरिडोफाइटा को बांट लो। तो आपको इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करते हुए पूरी प्लांट डाइवर्सिटी को कवर करना है। अब कहीं पे भी ये गलती मत करना, जीनस वाइज तैयार करने की कोशिश मत करना, जीनस वाइज तैयार नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो आपको ग्रुप्स में बांटना है, उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखने हैं, डायग्राम्स तैयार करने हैं और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स रट लेने हैं, सो दैट आपसे कोई कुछ भी पूछे, आपसे कोई बोले म्यूकर कहाँ पे आएगा, म्यूकर के बारे में लिखना है, फट से आपको दिमाग में आना चाहिए यार ये जाइगोमाइकोटा का मेंबर है, मुझे जाइगोमाइकोटा वाले सारे कैरेक्टर लिखने हैं, खत्म बात, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में कई सारी चीजें आती हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी आती है, एनाटॉमी भी है, टैक्सोनॉमी भी है। तो एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करें, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी। आप यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, और हर साल 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। एक तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, आई मीन मेल काउंटर पार्ट का कैसे डेवलपमेंट होता है, विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी तरीके से फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जिसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो नवाज़ ने दिया था उस पर अच्छे नोट्स बना लो। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है उस पर नोट्स बना लो। ये बनने के बाद जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है उस पर नोट्स बना लो। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स है, आपने उस पर नोट्स बना लिया तो आप इसके लिए भोजवानी भटनागर की एक अच्छी बुक आती है, वो आप प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज हैंड रिटन नोट्स हैं वहां से आप प्रेफर कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से आराम से कवर कर सकते हो, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चन फिक्स है बिल्कुल, बस उतना रट लो। इतने 4-5 टॉपिक्स पे नोट्स बना लो, हर बार यहीं से क्वेश्चन आना है। एनाटॉमी में बात करें तो घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ से हमेशा से क्वेश्चन आता है, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ 5 तरीके की होती है। एनोमेलस का मतलब ये है कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हुई बल्कि अब नॉर्मल तरीके से हुई। लाइक कहीं पे कैम्बियम की ग्रोथ ज्यादा हो गई, कहीं पे एक साइकिल के बजाय कैम्बियम की 2 साइकिल चल गई। तो कुछ इस तरीके से जो भी ग्रोथ होती है तो उसको एनोमेलस कहा जाता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बिग्नोनिया, बोरहाविया। अगर मोनोकॉट, वैसे तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है एनोमेलस वो डाइकॉट्स में पाई जाती है, लेकिन मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही एग्जांपल है इसका, वो है ड्रेसीना। तो ड्रेसीना कई बार पूछा गया है। बाकी बोरहाविया, बोगेनवेलिया ये तो कॉमन है, हर दूसरे साल में एक बार आ जाते हैं। तो आप इस पे 4-5 पेज के, एक एक पेज पे एक एक बोरहाविया बोगेनवेलिया का अच्छा सा डायग्राम बना लेना, बस। अंदर की तो पूरी कहानी आप एग्जाम में बैठे बैठे लिख लोगे, लेकिन वो डायग्राम याद रखना, वो नहीं भूलना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो डायग्राम बोरहाविया जैसे ही आया आपने फट से उसका वो एनोमेला सेकेंडरी ग्रोथ का अच्छा सा डायग्राम स्टेम का दे दिया टीएस, और टीएस देने के बाद अब उसके बारे में हाफ एन पेज 4-5 पॉइंट लाइन लिख दो। लगभग लगभग आउट ऑफ 10 आपको 7 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है बस इसका डायग्राम, अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया कोई इशू। बॉटनी में कहीं भी हो डायग्राम का आप याद रखना, डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बनाने हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको डायग्राम का स्कोप है। तो उसके लिए अच्छा सा एक रफ स्केच डायग्राम बना के रखो। और जब भी एक और चीज याद रखना, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, जब भी आपको डायग्राम बनाओ पूरा डायग्राम मत बनाना। या आपने जैसे कि सबको पता है कि जब रूट स्टेम ये सब का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कुलर एनाटॉमी होती है, तो पूरा फुल डायग्राम मत बनाना। ऐसा करना पूरा सर्कुलर आउटलाइन देना, लेकिन उसके बाद राइट साइड में या लेफ्ट साइड आपकी जो मर्जी, अदरवाइज वैसे राइट साइड ठीक रहता है, राइट साइड को ही फिल करना। अंदर जानते हो अभी कॉर्टेक्स बनाते हो, अंदर पिथ बनाते हो, एंडोस्पर्म, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, और पूरा आप जो दिखाते हो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, जितनी चीजें आप दिखाते हो, तो इन सब चीजों को एक राइट साइड में पूरा मत फिल करना, थोड़ा सा सिर्फ सांकेतिक रूप, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बना के और उसको अच्छी तरीके से लेबल कर देना।
पूरा डायग्राम बनाने जाओगे तो पूरा 10-12 मिनट तो सिर्फ डायग्राम में 10 मिनट ले लेगा, पूरा भरने जाओगे तो। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है, बहुत लोग गलती करते हैं कि हम कलरफुल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। नोट्स में तो कितना भी चाहो कलरफुल डायग्राम बना लोगे, मैं भी अभी आपको जो नोट्स दिखाऊंगा अपने, वो देखो कि मैंने भी कलरफुल डायग्राम बनाया है। एग्जाम में कुछ कलरफुल डायग्राम नहीं बन पाता है। रेड तो बिल्कुल आपको यूज करना ही नहीं है। कलर आपके पास मुश्किल से 2-3 बचते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। और उसमें भी इतना ज्यादा कम टाइम होता है कि आप खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल, और आप कई सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो याद रखना, दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। डायग्राम्स को कभी भी पेंसिल से मत बनाना। जब तक कॉपी चेक होने के लिए जाती है, कई बार वो पेंसिल के जो डायग्राम्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और वो अच्छे नहीं दिखते, वो मिट भी जाते हैं कई बार। तो इस तरीके की चीजें होती है, क्योंकि रफ हैंडलिंग होती है कॉपीज की, तो जब तक वो चेक होने जाती है कई बार उसके साथ डायग्राम्स के साथ गड़बड़ हो जाता है। तो आपको पेन से डायग्राम बनाने हैं, और पेन से डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको सिर्फ बिल्कुल जितना मिनिमम कलर, सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक में अपने डायग्राम्स बनाओ। लेबलिंग बहुत अच्छी करना, डायग्राम थोड़ा कम अच्छा बने चलेगा, लेबलिंग पूरी होनी चाहिए। ए टू जेड चीजें आपको उसमें लेबल करना है, और लेबल करने के बाद पूरे डायग्राम को एक बॉक्स में डालना। और विश्वास मानो, आप उसमें जब तक उसका नीचे नाम नहीं लिखोगे, भले सबको पता है कि आपसे एनोमेला सेकेंडरी ग्रोथ इन बोरहाविया पूछा गया है, बट फिर भी ये अपने से है क्लियर है कि भाई आपसे यही पूछा गया तो आप यही डायग्राम दियो, लेकिन फिर भी पूरे को फिगर को बॉक्स में डालने के बाद नीचे लिखो FIG फिगर, उसके बाद डैश देके लिखो एनोमेला सेकेंडरी ग्रोथ इन बोरहाविया। ये पूरा लिखना, ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मिस होती हैं, ये अच्छा दिखता है, इससे आपकी कॉपी बिल्कुल अलग दिखेगी, एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स देगा। उसके अलावा आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, सबको पता है कि जो आपका स्पीसीज और जीनस का नाम लिखते हैं वो हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। इटैलिक लिख नहीं पाओगे इतना आसानी से, वो सिर्फ टाइप्ड में ही समझ आता है, तो इटैलिक लिख नहीं पाओगे, तो बेस्ट है कि आप उसको अंडरलाइन जरूर करना। ये छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं मिस करनी है, ये आपके 5 to 10 मार्क्स खत्म कर सकती हैं, 5 to 10 मार्क्स कम कर सकती हैं, आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है छोटी छोटी चीज। तो ये आप लोग ध्यान देना। अगर हम टेक्सोनॉमी में आते हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमी में जो आपका हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। एक तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ज्यादा नहीं है, बेंथम हुकर, तख्ताजान, एंगुलर प्लांटर, हचिंसन, 4 है। इसके आप क्या क्या रटोगे? फीचर रटोगे, क्लासिफिकेशन लिखो, थोड़ा सा एक आउटलाइन। अब यानी कि क्लासिफिकेशन में पूरा लगे 200-250 फैमिली तो वो रटना नहीं, खाली क्लासिफिकेशन में ग्रुप का नाम लिखो और नीचे लिखो कि अप्रॉक्स 200 फैमिलीज, ऐसे लिखते हैं। बस एक आउटलाइन बनाओ क्लासिफिकेशन का, फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इतना बना लो। ये चारों क्लासिफिकेशन का हर साल कोई एक क्लासिफिकेशन हर साल आ रहा है, ठीक है। फैमिलीज, फैमिलीज आपकी हर साल 2 से 3 तो मिनिमम आती हैं। अब इसमें आपको क्या रटना है? अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला रट लो, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतना रट लिया आपका पूरा काम ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपने फ्लोरल फॉर्मूला रट लिया, तो आप लोग को भी अच्छे से पता है कि फ्लोरल फॉर्मूला में कितनी सारी इन्फो होती है। सबसे पहले इन्फो होती है कि भाई वो मेल है कि फीमेल है कि हर्माफ्रोडाइट है, उसका एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर किस तरीके का आपका सेगमेंटेशन है वो आपको पता चल जाता है, सिमेट्री कैसी है, एक्टिनो है कि जाइगोमॉर्फिक। फिर उसमें हमको ये पता चल जाता है कि कितना कोरोला है, कितना कैलिक्स है, कितना एंड्रोसियम, कितना गाइनोसियम, कितना ओवरी कैसी है, सुपीरियर है कि इंफीरियर है। तो एक फ्लोरल फॉर्मूला आपको कम से कम एक पेज की इन्फो दे देता है। तो आपको जनरली कॉमन पॉइंट्स याद होने चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर, इन सब का मतलब क्या होता है। गाइनोसियम 5 है तो वो जुड़े हैं, सिन है कि यूनिट है, कैसे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने 10-15 फैमिलीज का फ्लोरल फॉर्मूला रिकॉल कर लिए, आप पूरा का पूरा आंसर लिख ले जाओगे। फ्लोरल फॉर्मूला से ही फ्लोरल डायग्राम बनता है, वो आप इजिली बना लोगे। डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता ही दिया कि फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और लास्ट में आप इकोनॉमिक बॉटनी जब तैयार किए थे तो वैसे ही आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हो, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपका जैसे सोलेनेसी है, तो आपको इसमें 3-4 प्लांट तो याद होने चाहिए यार। अपने एक पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम मेलनजिना आपका बैंगन हो गया, फिर उसके बाद आपका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम आपका सोलेनेसी का टमाटर हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ 3-4 नाम प्लांट्स के
हर एक फैमिली के रटे हों। ब्रेसिकेसी है तो आप दालों का नाम, इसमें कुछ दालें हो जाती हैं, कुछ इसमें ब्रेसिका जो आपका जिससे ऑयल मिलता है सरसों वो हो जाता है। रोजेसी में आपका रोज प्लांट आ जाता है, गुलाब का फूल। कुकुरबिटेसी में आपका ककड़ी, खीरा, ये सब आ जाते हैं। तो ये आपके सबके साइंटिफिक नेम रटे हों और इसके कुछ अच्छे यूज कैसे लिखोगे, इन वेजिटेबल्स, एज अ फ्रूट, इस तरीके से आप उसमें बताओगे, एज स्पाइसेस, एज यूज एज ऑयल, क्या लिखते हो वो सारा आप यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर आप इतना पॉइंट्स रट लेते हो हर एक 10 से 15 फैमिली, तो आप एक अच्छा आंसर आपको हर साल 20 to 30 मार्क्स यहाँ से कवर होता है। जो लास्ट टॉपिक है पेपर 1 में वो मॉर्फोजेनेसिस है। अच्छा, सिस्टमैटिक्स के लिए आप गुरुचरण सिंह को साइट कर सकते हो, बाकी इसके बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं उन्हें खोज के आप लोग के लिए डाल दूंगा। मॉर्फोजेनेसिस में जो आपका इंटरनेट का आपको पूरा यूज करना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट्स हैं, 10 मार्कर्स, सिमेट्री, टोटिपोटेंसी, डिफरेंशिएशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपको नेट से बहुत आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी आपको बॉटनी के लिए कोई टॉपिक सर्च करना हो, गूगल पे एक बहुत अच्छी साइट है, आप उस साइट को यूज कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम डालना और उसके आगे लिख देना उसके आगे लिख देना बायोलॉजी डिस्कशन। आपको बहुत अच्छे नोट्स देता है बायोलॉजी डिस्कशन नाम की वेबसाइट, वहां से आप काफी कुछ ले सकते हो। प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके जो टॉपिक है, कॉमन चीजें आपको रटनी है कि भाई हम टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। तो इसमें क्या क्या रटोगे कि आपका टिश्यू कल्चर का एमएस मीडियम का क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का क्या रेशियो यूज करते हैं, फिर हम कितनी देर के लिए इसको रखते हैं, ठीक कितने, इसके बाद इसमें क्या ग्रोथ आती है। तो ये सब चीज कॉमन आपको यहाँ मिल जाएगा। सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर, आपसे मान लीजिए बोल देते हैं कि माइक्रो जो आपके मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, माइक्रो कल्चर, तो वो हो जाता है कई बार प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इस तरीके से आप प्लांट टिश्यू कल्चर के अच्छे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इन पेपर टू में जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी हैं और जेनेटिक्स, इसके लिए ज्यादातर आपको इंटरनेट की मदद लेनी है। हाँ, एक अच्छी पीके गुप्ता की या रस्तोगी की बुक आती है जिसमें पूरा जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर होती है, आप लोग उसको साइट कर सकते हो। मैं ये जो पीडीएफ है इसको मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोग इसको देख लें। अच्छा, सेल बायोलॉजी में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जितने यहाँ पे आपके हाईलाइटेड हैं या फिर जितने आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं, अब बस इसी पे आपको नोट्स बनाना है, कुछ अलग से आपको नहीं ऐड करना है। इसमें साइटोलॉजिकल टेक्निक्स नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस, इनमें हमेशा एक या दो सेल्यूलर ऑर्गेनेल हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छा सा डायग्राम और फंक्शंस में 4 से 5 पॉइंट, आप खाली इतना रट लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ईआर के लिए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी के लिए 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फंक्शंस के और एक अच्छा सा डायग्राम, आपका काम हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट साइटोलॉजिकल टेक्निक्स तैयार कर लेना इंटरनेट से, लाइक फ्लो साइटोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारी चीजें। जेनेटिक्स पूरा बेसिक्स अच्छे से तैयार करना, चाहे मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 लॉ है, तीनों रट लो। जीन इंटरेक्शन देख लिया, लिंकेज देख लिया, क्रॉसिंग ओवर देख लिया। अच्छा, अब एक चीज आपको बताता हूँ, जेनेटिक्स में जब भी आप इन सब क्वेश्चंस को टैकल करना, हर जगह पे पुनेट्स स्क्वायर जो बॉक्स होता है, जो क्रॉस करके हम लोग दिखाते हैं, चाहे F1 हो गया, चाहे F2 जनरेशन में जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं या डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, वो जरूर दिखाना। अगर आप मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट आपसे पूछा गया है तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, तो वो बॉक्स बनाना मत भूलना, वो बॉक्स जरूर बनाना। और बहुत इजी, आप एक बार देख लोगे दिमाग से बिल्कुल वो बन जाता है, उसमें रटना नहीं है, कॉमन सेंस से बन जाता है, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस बिठाने होते हैं। तो पुनेट्स स्क्वायर बॉक्स जरूर आपको जेनेटिक्स में दिखना चाहिए। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर में एक चीज, लिंकेज में एक 3 पॉइंट लिंकेज पे क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो इसको मैं कभी डिस्कस करूंगा इसमें और काफी क्लियर, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन 101% हर साल आ रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन हर साल पूछा जाता है, चाहे प्लांट्स का पूछ लें, चाहे आप उसमें एनिमल्स का भी थोड़ा बहुत बता दें, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन पे हर साल क्वेश्चन आता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एवरी ईयर रिपीट होता है, कभी माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस पूछ लेता है, जिसमें आपका एक बहुत फेमस टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, वो भी आता ही आता है, और कई बार साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पूछ लेता है। ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपसे सबसे जो फेमस, जो एक पीछे जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे 1800 1900 में, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूफ हुआ है,
तो इसके जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो एवरी मैक्लॉयड का हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक्सपेरिमेंट्स एक बार नजर फिरा लेना इस पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए से डीएनए का ही बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन तीनों में से कोई एक हर साल आता है, कोई एक हर साल आता है। इस पे आपको 2 to 3 पेज के नोट्स बनाने हैं। 1 या 2 अच्छे डायग्राम्स आपके उसमें होने ही चाहिए। जैसे कि अगर आपसे रेप्लिकेशन पूछा गया, तो भाई उसमें डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, एंजाइम। तो उस डीएनए पॉलीमरेज का आपको नाम रटा होना चाहिए कि हमारे तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है। रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसलेशन में आपका पॉली टी आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको रटे होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रेप्लिकेशन का एक फ्लो चार्ट में एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आपको रेडी रखना है कि कैसे डीएनए आया, फिर वो कैसे ओपन होगा, ओपन होने के बाद कैसे आई टाइप पैटर्न बनेगा, आई टाइप पैटर्न बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आके लोड। Himanshu, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. There is some issue from Deepak sir's side. Ma'am, it could be her. It could be his internet connection. Yes, it's his internet connection. अचानक से क्योंकि बंद हो गया है, एंड उनकी स्क्रीन जो वो शेयर कर रहे थे, जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, वो भी रुक गई है। तो चलिए अब वेट कर लेते हैं उनका। इन द मीन टाइम जो क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, इन कॉल मैसेजेस मेरे पास आए हैं, तो उनमें से एक इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एस्से और करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को लेके हमने अपने लास्ट जो वेबिनार का जो सीरीज का पहला सेशन था 27 नवंबर को, जिसमें हमने मेंस को टारगेट किया था कि पीसीएस मेंस में जीएस को कैसे लेकर के चलें, तो वहां हमने काफी इस मामले में डिस्कशन किया था अबाउट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स की जो पहली बात तो ये है कि आप बिगिनर है, आपके प्रिपरेशन के किस फेज में है, तो वो मैटर करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो करंट अफेयर्स में आपको स्टार्टिंग में तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर लेके आप चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, उसको धीरे धीरे आप पिक कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। बहुत इंटरलिंकेजेस होते हैं, जीएस के इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, या हिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आप जिन्हें रेफर करते हैं, पॉलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। देयर इज प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स जो हमें सिविल सर्विसेज में पढ़ना पड़ता है। डेफिनेटली हम सिलेबस को ही गाइडिंग लाइट मान करके पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर में भी वही कंटेंट जो वही स्पेसिफिक एरियाज हैं जो सिलेबस को टच कर रहे हैं या उसके पॉइंट ऑफ उसके स्टैंड पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है, उनको हम लेकर के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो पढ़ाई है वो एक थोड़ा सा खुले माइंड से एक होलिस्टिक मैनर में करनी चाहिए, इंटरलिंकेजेस बनाने चाहिए। और न्यूज़पेपर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आप
जब बिगिनर हो तो ज्यादा समय दीजिए, और ओवर टाइम आप ऐसा कीजिए कि फिर उसको जो है, जो अब जब आप प्रिपरेशन के ग्रूव में आते हैं तो न्यूज़पेपर में आप ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। स्टार्टिंग का अगर आपने 5-6 महीने अपने आप को इस इकोसिस्टम में ढालने के लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो आप समय दीजिए। लेकिन उसके बाद जब आप प्रिपरेशन में बिल्कुल प्रीलिम्स, मेंस और एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हैं, तो आप न्यूज़पेपर को बहुत टाइम मत दीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की कंपाइलेशंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। वो एक कंपाइलेशन मंथली या एनुअल, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये, क्योंकि न्यूज़पेपर हो या करंट अफेयर्स की तैयारी हो या एस्से राइटिंग हो, इसमें आपकी नॉलेज कंसोलिडेशन के साथ साथ आप कैसे अपने थॉट्स को, आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको कैसे वर्ड्स में पुट करते हैं और एक कोहेरेंस में आप प्रेजेंट कर पाते हैं किसी टॉपिक को, या उसका एक ब्रॉडर जो व्यू है वो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है आपके एस्से में, करंट अफेयर्स में। तो ब्रीफली मैं यही बताना चाहती हूँ, इन्होंने जो करंट अफेयर्स और एस्से की तैयारी कैसे करें उसके बारे में थोड़ा मैं ये आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ एक जो पॉइंट, लास्ट टाइम जो हमने जीएस की तैयारी में जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उनको जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस इशू को, इस मैटर को टेकअप किया था। तो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप वो सारी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। जीएस मेंस में करंट अफेयर्स की कैसे प्रिपरेशन हो, तो आप उसको जरूर रेफर कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन, अब एक इन्होंने इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मुझसे पूछा है। इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स की कैसे तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक दीपक हैज जॉइंड अस। सॉरी मैम, हाँ, नहीं नेटवर्क इश्यू हो गया था। नेटवर्क इशू हो गया था। तो इन द मीन टाइम मैंने जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए थे उनकी बारे में डिस्कशन शुरू किया है। अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास प्रीलिम्स के लिए आया है, प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए, क्योंकि मेंस का और ऑप्शनल का हमने सक्सेसिव हम वेबिनार्स कंडक्ट करा रहे हैं, 2 हमारे हो भी चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पाइपलाइन में है वो प्रीलिम्स प्रिपरेशन को लेके होगा। तो इन द नियर फ्यूचर हम बिल्कुल आपको बताएंगे। और अभी क्योंकि हमारे एक और पैनलिस्ट बाकी हैं और दीपक का भी कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं वो अभी उसको कवर 10 to करेंगे। 15 minutes, तो ड्यू टू yes, दैट वाज इट फ्रॉम योर साइड। yes, ma'am. ओके, तो एक क्वेश्चन, हाँ पहले मैं प्रीलिम्स का इनको एड्रेस कर दूं। तो प्रीलिम्स के लिए हम एक वेबिनार फर्दर कंडक्ट कराएंगे। और बाकी ब्रीफली दीपक आप अपनी तरफ से इनको गाइड कर सकते हैं प्रीलिम्स में क्या बुक्स और सोर्सेज होने चाहिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो जीएस के हैं उनके लिए। मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन दीपक अभी अभी मेंस लिख करके आए हैं और प्रीलिम्स में लगातार क्रैक किया है इन्होंने। तो आप अपनी तरफ से इनको यू कैन थ्रो लाइट ऑन Okay, दिस पर्टिकुलर। मैम अगर कंसाइज तरीके से अगर मैं समराइज करूं तो आप सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, तो अगर हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो एक चीज हमें बस बहुत ध्यान देना है कि कहीं पे भी हमको बहुत ज्यादा नोट्स या बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं जाना है। ठीक, बहुत ज्यादा नोट्स बुक्स इनके पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल कंसाइज तरीके से बात करता हूँ। हिस्ट्री एंशिएंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कंसाइज तरीके से हम बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा की एनसीईआरटी, इसके सिवा कुछ नहीं। मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, आप इसमें भी एनसीईआरटी कवर करें, और साथ ही साथ अगर चाहें तो कोई और एक बुक आप जरूर जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर्ड एंशिएंट मेडिवल। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, मॉडर्न इंडिया में स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है। अगर माइंड में स्टोरी क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्टोरी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप या तो बिपिन चंद्रा की बुक ले लो या फिर स्पेक्ट्रम की बुक ले लो, कोई भी ले सकते हो दोनों में से। बस इतना ही सोर्स रखना है फॉर हिस्ट्री। फॉर ज्योग्राफी बहुत ज्यादा अलग से सोर्स मत रखना। आप इसमें क्या करना, एक तो आपकी जो एनसीईआरटी है
11th क्लास। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है इंडिया की ज्योग्राफी। दो बुक ये। 12th क्लास की दो बुक हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। बस ये 4 बुक एनसीईआरटी की कवर कर लो, और साथ ही साथ इसमें इंटरनेट की बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि इसमें आपका एक मृणाल करके यूट्यूब पे एक है, मृणाल सर हैं, उसमें राज तरनील मैम के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो जो टॉपिक आपको समझ में आए, जैसे आपको क्लाइमेट समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लो, अगर आपको रेनफॉल समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख लो, आपको जो टॉपिक न समझ में आए बस वो टॉपिक का वीडियो देख लो। आपको इंडियन ओशन डायपोल नहीं समझ में आता तो देख लो, आपको लानीनो इलिनो और एलिना और लानीनो नहीं समझ आता तो आप वीडियोस देख लो। तो इसमें सेलेक्टिव आप इंटरनेट की भी मदद ले लो। तीसरी चीज बात करूं पॉलिटी की, एक इसकी अच्छी एनसीईआरटी आती है पॉलिटिक्स एट वर्क 11th क्लास की, वो जरूर पढ़ो बेसिक्स, और उसके बाद लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स बुक। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको कोई सोर्स नहीं रेफर करना है, सिर्फ इतना पढ़ लो। बाकी करंट अफेयर्स तो देखिए आपको सब में पढ़ना है, उसके लिए तो आप कोई मैं उसको बताता हूँ कैसे कर सकते हो, लेकिन पॉलिटी के लिए सिर्फ इतना कर। इकोनॉमिक्स जो मैंने समझा है जितना, उसके लिए बहुत ज्यादा बुक नहीं काम आती, उसके लिए कुछ अच्छे लेक्चर्स, कुछ अच्छा गाइडेंस, जिसमें स्पेशली मृणाल सर का नाम लूंगा, मृणाल सर के इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप उसमें भी, जैसे आपको इन्फ्लेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्फ्लेशन के लिए वीडियो देखो, कलेक्टिव ऑफ इंटरनेट की हेल्प लो। इकोनॉमी पूरी अंडरस्टैंडिंग का खेल है। अगर आप एक बार इन्फ्लेशन को समझ गए, अगर आप एक बार इस चीज को समझ गए कि कैसे हमारी डॉलर और रुपी के बीच क्या रिलेशन है, ये आपको कोई बुक अच्छी नहीं समझाएगी, ये आपको बेहतर वीडियो के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अगर आपने एक बार वीडियो के थ्रू इसको समझ लिया, फिर आपको कोई इशू नहीं आएगी, कभी कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कभी आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद इकोनॉमी हो गई, देन आपका आता है एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट के लिए तो साइंस की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की 12th क्लास, उसमें चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके इकोलॉजी के हैं। अगर आपने ये कवर कर लिया तो अच्छी बेसिक्स तैयार हो जाती है। फिर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैसे आपको पॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप शंकर आईएएस की बुक रिफर कर सकते हैं। बस इससे आपका पूरा एनवायरमेंट, लेकिन कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स के लिए करना, पूरा मत करने लगना। ठीक, तो एक आपने कर लिया। साइंस प्योरली करंट अफेयर्स है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने थोड़ा बहुत भी, जिसका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, और यहाँ सभी का 10th या 12th तक साइंस बैकग्राउंड मोस्टली रहा ही है, तो उसको बेसिक्स तो सभी को काम भर की पता है, बस अब करंट को ऐड कर लेना उसमें। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, स्पेशली एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में। और यूपी पीसीएस भी अब उन्हीं उन्हीं चीज को फॉलो कर रहा है। पहले यूपी पीसीएस काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन अब प्रीलिम्स में वो भी साइंस के काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो आपको प्रीलिम्स में भी इन सब चीजों में कोई इशू नहीं आएगा साइंस में। लास्ट जो पार्ट है वो करंट अफेयर्स है, जिसमें आपको 2 चीज याद रखनी है। आपको अपने सोर्स लिमिटेड रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बुकलेट, या अब आपकी मर्जी, आपको जो मन करे वो पढ़ो। विजन पढ़ने वाले विजन, वज्रम, एनीथिंग, आपको जो इच्छा करे आप वो पढ़ो, लेकिन सिर्फ एक सोर्स पढ़ना, दूसरा और कोई सोर्स फॉलो मत करना। एक सोर्स पढ़ना, उसी को 2-3 बार रिवीजन कर लेना। ठीक, और तो इससे आपका पूरा करंट अच्छा खासा आराम से इसमें कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, मैं कुछ आपको 7 to 8 टॉपिक्स बताता हूँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, 50-55 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 7 to 8 बताता हूँ जो हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इन्फ्लेशन, इस पे क्वेश्चन हर दूसरे साल आता ही आता है। आपका रूपी डॉलर कन्वर्जन या से जुड़ा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आना ही आना है। पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन आना ही है। मॉडर्न इंडिया में जितने हमारे नेशनल मूवमेंट में जो इवेंट हुए हैं उससे 2 या 3 क्वेश्चन आता ही है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आता ही है। तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्वेश्चन आना है, हर साल एक आता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो इन कुछ टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने पूछा है यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल का लकीली अभी तक यूपी पीसीएस में हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक परीक्षा वाणी की एक बुक आती है,
उसको थोड़ा बहुत आप प्रीफर कर लो। अभी तक तो यूपी कभी भी अपना क्वेश्चन 2 3 या 4 से ज्यादा तो पूछ ही नहीं रहा है यूपी स्पेशल, तो उससे बहुत फर्क है, तो आपको यूपी स्पेशल से नहीं पड़ेगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें मैंने यूपीएससी के हिसाब से भी बताई, यूपी के हिसाब से। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ यूपी में आती है और जिसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 30 35 क्वेश्चन, उसका नाम है मिसलेनियस, बोलते हैं हम उसे। अब उस मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, अर्बनाइजेशन डेटा, इस तरीके से पॉपुलेशन का सेंसस डेटा, ये बहुत ज्यादा यूपी पूछता है। और अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन इस बारे में, एमएसपी किसको कितनी मिल रही है, गेहूं के लिए कितनी है, धान के लिए कितनी है, ये इस बार आपका एग्रीकल्चर में कौन किसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, क्या है, सेंसस का डेटा, यूपी के अंदर सेंसस का डेटा, इकोनॉमिक का डेटा बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आईएमआर एमएमआर हमारा कम हुआ, अधिक हुआ, कितना हुआ, ये सब चीजें। तो डेटा पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपी, और ये मिसलेनियस सेक्शन आपका 30 क्वेश्चन आराम से कवर करती है। इसके लिए आपको कहीं कोई बुक नहीं रिफर करनी है, इसके लिए आपको अपने खुद के सोर्सेस से, करंट से ही आपको चीजें इकट्ठा करनी है। जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिंट निकलवा लो, सेंसस का डेटा अच्छा खासा कहीं कहीं आप नेट पे देखो कि पड़ा हुआ है, आप उसको रिपोर्ट निकलवा लो। तो ये सब कुछ चीजें आप नहीं निकाल ले, और उसके बाद उसको आप अच्छे से पढ़ लो। बजट दोनों का, चाहे यूपी का बजट हो चाहे इंडिया का बजट हो, जरूर एक बार देख के जाओ। इकोनॉमिक्स, अब जरूरी नहीं कि हर चीज में नंबर्स ही रटो, कुछ नंबर्स भी जरूरी हैं, लेकिन कुछ नंबर्स के साथ साथ जैसे पूछते हैं 175 गीगावाट बाय 2022 का एक टारगेट हुआ करता था रिन्यूएबल एनर्जी का, ये कई बार पूछा जाता है कि भाई कितना था। अभी ये टारगेट बढ़ के 450 गीगावाट बाय 2030 हो गया, ये पता होना चाहिए। तो डेटा जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम में। तो बेसिकली आप इस तरीके से 6 7 पॉइंट है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपने सोर्सेस को कम रखना और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना, प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देना, तो आई थिंक आप प्रीलिम्स कवर कर सकते हो। थैंक यू दीपक, आपने इतना अच्छा इंसाइट्स दिए हैं प्रिपरेशन में, और जो आज का टॉपिक नहीं भी था उससे हटके हमने एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। प्रीलिम्स के लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट अनदर वेबिनार इन द कमिंग वीक्स, लेकिन क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनका आंसर देंगे बिल्कुल। बिफोर दैट अभी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करें। अभी हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, वो बहुत देर से उन्होंने ज्वाइन की हुई है, हमारा वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अरविंद्र से कि वो सेशन स्टार्ट करें और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में वो एस्पिरेंट्स को अपना मार्गदर्शन दें। अरविंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम यस मैम। यस, हाँ, आप अपनी वीडियो ऑन भी कर सकते हैं अरविंद्र। अंजलि मैम, can I summarize my botany optional in 5 minutes? ओके so that मैं वाइप अप कर सकूं इसको। ऑफ कोर्स आप अपना वाइंड अप कीजिए बॉटनी 5 मिनट में। दीपक अपने बॉटनी ऑप्शनल के बारे में जो एक ब्रीफली समराइज करना चाहते हैं वो आप करिए बिल्कुल। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमने लास्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहा था मैं, जिसमें बायोटेक पार्ट में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसको आप करंट टेक्निक्स के साथ अपडेट रखिएगा, स्पेशली 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट आया हुआ है, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग, वैक्सीन बहुत ज्यादा इस समय न्यूज में रहा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को आपको एड ऑन करना रहता है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सेलिसबरी एंड रॉस की एक अच्छी बुक है, आप इसको रिफर कर सकते हो। इंडियन कोई भी बुक आप रिफर कर सकते हो, नो इश्यूज। इसमें भी आपको क्या है, जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं एज सच आपको इस पे बिल्कुल नोट्स बना लो। आपके ये सभी टॉपिक्स रिपीट होते हैं। फ्लोएम के ऊपर टॉपिक हमेशा रिपीट होता है। फोटोसिंथेसिस हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, कभी C3 साइकिल, कभी C4 साइकिल, कभी कैम, कभी C2 फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ऊपर कभी कभी क्रैब साइकिल पे क्वेश्चन आता है, कभी एटीपी सिंथेसिस पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे एक क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स रेडी कर लेना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरा प्लांट हार्मोन का टॉपिक है। प्लांट हार्मोन के टॉपिक में एक चीज याद रखना, आपको 4-5 हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनेसिस, जिबरेलिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये 4-5 हार्मोन्स के
बेसिक्स 2-3 पॉइंट, इनके 4 to 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस और लास्ट में इनका सिग्नलिंग पार्ट, इतने का नोट्स बना लेना। इसमें कोई खास आपको डायग्राम जल्दी मिलेगा नहीं, बट एक आध डायग्राम आपको ऑक्सीजन में या कहीं पे मिल सकता है, जियोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म का, वो ऐड ऑन कर लेना। अदरवाइज आप यहाँ पे बेसिक्स, फंक्शंस और सिग्नलिंग, ये 3 पार्ट बताना जब भी आपसे कोई ग्रोथ हार्मोन को पूछता है, एटलीस्ट ये 3 पार्ट तो जरूर बताना। बाकी आप ऐड ऑन कर सकते हो कि इसका यूनिपोलर ट्रांसपोर्ट है, बाइपोलर है, क्या है, जैसे भी आप बताना चाहो। ठीक। लास्ट इकोलॉजी में सारे टॉपिक आपको नेट में मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, या फिर आपको शंकर आईएएस की जो बुक मैंने अभी बताई इकोलॉजी के लिए, वहां भी मिल जाएंगे। आप वहां से इसके पूरे अच्छे से नोट्स आप बना सकते हो, जितने टॉपिक्स यहाँ मेंशन है। ठीक है, आप सभी के पहले से ही नोट्स बना लेना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सेशन में कुछ अलग से घुमा फिरा के नहीं पूछते। प्लांट सक्सेशन सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे, तो सीधा सीधा आपको प्लांट सक्सेशन को डिस्कस करना है। बायोस्फीयर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात कर लेना, नेशनल पार्क से लेके बायोडाइवर्सिटी, बेस्ट रिजर्व्स, इन सब की आप बात कर सकते हो, बायोटेक्निकल गार्डन्स की बात कर सकते हो। फ्लो ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप तीनों पिरामिड बना देना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। इस तरीके से आपको पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जाए तो पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं और उसका कंट्रोल क्या है, इस पर डिस्कस कर लेना। लास्ट आपका जो इकोनॉमिक बॉटनी, एक्चुअली मेंशन यहाँ पे पेपर 2 में, लेकिन इसके क्वेश्चंस पेपर 1 में आते हैं। इसके लिए आप कोच्चर की बुक रिफर कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सेलेक्टिव रहना। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, आपको सिर्फ इतनी कैटेगरीज को कवर करना है, और सभी के कम से कम 4 से 5 प्लांट रट लेना। और क्या क्या रटोगे आप उसमें, उसका बॉटेनिकल नाम, उसकी फैमिली, कौन सा पार्ट यूज होता है और क्यों यूज होता है। जैसे आपने फाइबर पकड़ लिया, तो फाइबर में आपने कॉटन को ले लिया, फाइबर में आपने जूट को ले लिया, तो आपने कॉटन का नाम बता दिया कि गॉसिपियम स्पीसीज है, जूट है तो आपने बता दिया कोकरा सेटाइबस है। अब आपने फाइबर में और जो भी मुंज फाइबर है तो वो बता दो, जो कि हेम्प से निकलता है। इसी तरीके से टिम्बर, टिम्बर में साल, सीसम, सागौन, ये सभी लकड़ियों के नाम रख लिया। ड्रग्स में आपने सारे जितनी ड्रग्स वाले हैं, जैसे आपका क्विनीन है फ्रॉम सिंगोना ऑफिसिनालिस, इस तरीके से कई सारे, एट्रोपा बेलोडाना से एट्रोपिन मिलती है, तो ये आपने, तो ऐसे हर एक कैटेगरी में 4 से 5 प्लांट सब तैयार कर लेना। तो बेसिकली ये तो पूरा एक सिलेबस कवर किया। अब ये मैंने कुछ पेपर्स यहाँ रखे हुए, जैसे ये मैंने 2022 का, आई थिंक, हाँ 2022 का पेपर रखा है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो इसमें आपको, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो इसमें पेपर्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो शुरुआत हुआ करती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि ये जो सेक्शन है पूरा, लाइक जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का ABC पूरा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही पूछा जाता था। अब यूपीएससी ने भी ये ट्रेंड फॉलो किया, तो यूपीपीसीएस ने भी ट्रेंड फॉलो कर लिया है कि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ये एक जैसा नहीं पूछते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक पैथो, एक फंजाई, ये एल्गी, ये क्रिप्टोब्लास्ट, ये बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी पूछ लिया, फिर यहाँ पे पैथो पूछा, फिर पैथो पूछा, तो बिल्कुल मिक्स पूछने लगे। तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि यार मैं माइक्रो छोड़ देता हूँ, मेरी कमजोर है, मैं पैथो और बाकी कुछ अच्छे से तैयार कर लूं, ऐसा कभी नहीं सोच सकते। ऐसा आपको करना ही नहीं, आपको सारा का सारा टॉपिक्स, पूरा होल सिलेबस कवर करना है, इसमें कुछ भी छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। जो भी पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड फिफ्थ क्वेश्चन इन सेक्शन 5, वो कंपलसरी होता है आपको, और ये ज्यादातर शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेना है। अच्छा, एक ब्रॉड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो पेपर 1 में सेक्शन ए आता है, वो पता कैसे चलेगा PS2 से PS1 में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आप P700 लिखना आपको जरूरी है। ये एक C3 साइकिल का मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है जो मैंने बनाया हुआ है खुद के नोट्स में। तो इस तरीके से आप C3 साइकिल का आप डायग्राम बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा समराइज करने पे फोकस करो कि जैसे यहाँ पे आपने बना दिया। अब जब आपने बनाया डायग्राम, ये C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन का डायग्राम है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों को दिखाना जरूरी है। आपने सारा बना दिया और अगर आपने ये 3 नाम नहीं दिखाए तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आप नहीं फेच कर पाओगे। तो ये बताना जरूरी है कि क्लोरोप्लास्ट से कहानी शुरू होती है, थ्रू पेरोक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये साइकिल एंड होती है। तो ये आपको बताना जरूरी है। ये ग्लाइकोलिसिस का एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ये क्रैब साइकिल हो गई। तो इस तरीके से आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ये एक लास्ट पेपर 1 में आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपने साइलोटम, आपसे कोई जीनस पूछता है, तो एक आध अच्छा सा जनरल मॉर्फोलॉजी का एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइलोटम दिखता कैसा है। बाकी उसके बाद जो आपको उसके डायग्राम बनाने हैं, वो आपके सारे डायग्राम उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगे।
सेम मार्सिलिया, मार्सिलिया एक कैसे दिखता है वो एक दो अच्छे डायग्राम आप दिखा दो, उसके बाद आपके जो सारे डायग्राम हैं वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आप बना लो कि भाई ये किसका मेंबर है, उसके अकॉर्डिंग में इसका एग्जांपल। जैसे स्फेगनम की बात मैंने की थी, मॉस का एग्जांपल है ये। स्फेगनम आपने कैसा दिखता है, वो छोटा सा एक डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद आप स्फेगनम के क्या क्या चीजें इसमें हैं, एंथीरिडियम कैसा दिखता है, अर्चिगोनियम, अब मॉसेस में सभी का एंथीरिडियम ऐसा ही दिखता है अप्रोक्सीमेटली, जीनस वाइज बहुत चेंज नहीं आता। आर्चिगोनियम ऐसा ही दिखता है, कोई अलग चेंज नहीं आएगा किसी और जीनस में, हल्का फुल्का चेंज आता है, लेकिन आप एक कॉमन पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आर्चिगोनियम दिखता कैसा है, ये आपको रटा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स रेडी करने हैं। ये फ्यूनेरिया के एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक। अब आंसर राइटिंग के लिए बस दो तीन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जो भी आपको आंसर्स लिखने हैं, चाहे अपने नोट्स बनाना वो भी पॉइंट वाइज बनाना, और जो एग्जाम में लिखना पॉइंट वाइज लिखना। 7 to 8 पॉइंट लिखोगे, 10 मार्क्स में आराम से 6 to 7 पॉइंट्स फेच करोगे। कीवर्ड्स को उसी समय आंसर लिखते टाइम अंडरलाइन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में टाइम वेस्ट मत करना। कीवर्ड्स को उसी समय लिखते समय ही अंडरलाइन कर लेना, किसी साइंटिस्ट का नेम हो, जीनस स्पीसीज का नेम हो, वहीं पे अंडरलाइन कर देना, कुछ अच्छा एग्जांपल हो अंडरलाइन कर देना। बिल्कुल क्लीन और वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना, थोड़ा क्लीन ना हो चलेगा, वेल लेबल्ड पूरा होना चाहिए, ए टू जेड चीज की लेबलिंग होनी चाहिए, जगह जगह पे एग्जांपल्स यूज कर लेना, ठीक। प्री प्लान्ड आंसर्स, पहले से ही चीजों के आंसर बनाओ, पहले से ही रेप्लिकेशन का आंसर बनाओ, ये नहीं कि अब आएगा रेप्लिकेशन तो मैं उसको सोचूंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। रेप्लिकेशन का आंसर घर पे बना होना चाहिए, नोट्स में बने होने चाहिए, और उसी फ्रेमवर्क पे जाके आंसर लिख के आना एग्जाम में। प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग यूज करना, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट चीज बस मैं मेंशन करूंगा कि मैंने एक दीपशाला नाम से एक छोटा सा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू मैं बॉटनी ऑप्शनल गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा इन 7 to 10 डेज। अभी पूरी तरीके से प्लान नहीं है, बट इसमें कई सारा गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस और इस तरीके की चीजें, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, और बाकी इसमें मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम अनम्यूट कर लो आप। थैंक यू सो मच दीपक, आपने एक्चुअली बहुत ही ज्यादा आपका एनलाइटनिंग सेशन था, क्योंकि सबसे पहली बात ही अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है, इसके लिए इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं अपने जो चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स देखिए हैं मैम उसके वो, लिए एंड उसकी हाँ, बहुत ज्यादा है, सो जल्दी कोई उसको लेता भी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। आपका बहुत ही एनरिचिंग सेशन था, काफी फायदा मिला होगा डेफिनेटली जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है, क्योंकि ये जो वेबिनार है और ये सेशन है पूरा रिकॉर्डेड भी रहेगा एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल, तो वहां से भी लोग एक्सेस करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा। अभ्यर्थियों को काफी लाभान्वित होने का ये मौका मिल रहा है कि बॉटनी जैसे ऑप्शनल में आपने इतना अच्छा उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया है। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट्स आपने लिस्ट डाउन किए कि कैसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम मेकिंग, और डायग्राम्स के साथ साथ कीवर्ड्स, और उनको इतना शॉर्ट में आप क्रिस्प में अपने पूरे सिलेबस को थोड़े बहुत नोट्स में उसको समराइज कर लें कि वन नाइट बिफोर, मतलब नाइट बिफोर एग्जाम आप उसको अगर गो थ्रू करके जाएंगे तो तुरंत आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात आपके सेशन में कि पूरे सिलेबस के कंपोनेंट्स को आपने डिस्कस किया, आपने कोई भी मुझे नहीं लगता कुछ टॉपिक छोड़ा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन थी, वेरी वेल प्रेजेंटेड। थैंक यू सो मच आपका गाइडेंस, और स्पेशली क्वेश्चंस जो बॉटनी से अलग भी आपने एक दो क्वेश्चंस में लोगों को गाइड किया है, तो वो भी काफी एप्रिसिएशन के आपको दिया जा रहा है, और आई एम श्योर लोगों ने बहुत लाइक भी किया है आपके सेशन को। आगे मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट, आई थिंक हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं उनको कुछ उनकी